हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 29 जनवरी 2025 की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और प्ले स्टोर से एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाएं, वहां ऑलरेडी सेंड कर चुकी है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लास्ट में क्वेश्चन रखा जाता है, क्वेश्चन ऑफ द डे, उसका जरूर कमेंट किया करें। आप बहुत लोग कमेंट नहीं करते हो, तो आपके लिए क्वेश्चन रखा जाता है हर दिन सेशन के लास्ट में, उसका कमेंट जरूर किया करें। इससे आपको भी फायदा होगा कि आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं डालता हूं जिसे आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? किसके अकॉर्डिंग बेटा? किसके अकॉर्डिंग? ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के अनुसार, मतलब भारत की जो फर्टिलिटी रेट है, जन्म दर है, वो कितनी है? अगर भारत की बात करें, प्रजनन दर की बात करें, किसकी बेटा? भारत की प्रजनन दर की मैं बात करता हूं। किसकी? भारत की प्रजनन दर की। ठीक है, तो अब प्रजनन दर क्या होती है? मतलब कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं भारत में। ठीक है, तो हमारे भारत में क्या है? हम दो हमारे दो का नारा है। तो भारत की अभी जो प्रजनन दर है वो कितनी है? 1.9 है। बहुत ही चिंता का विषय है। ठीक है, मतलब 1.9 का मतलब क्या है कि लोग दो बच्चे ही पैदा नहीं कर रहे। अब आप सोच रहे हो सिर्फ 1.9, क्या दो से थोड़ा सा कम पैदा कर रहे हैं क्या? इसका मतलब ये है जो एवरेज निकाली गई है वो क्या है? दो भी नहीं आ रही, मतलब बच्चे दो से भी कम ज्यादा लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो प्रजनन दर भारत की कितनी है? 1.9 है। बट होनी कितनी चाहिए? 1950 में पता है प्रजनन दर कितनी थी? 6.18 थी। जब हमारे दादा नानाओं का टाइम था, आप देख सकते हो आपके दादा कितने भाई है, आपके पापा कितने भाई है, या आपके नाना नानी कितने भाई बहन थे, तो उनके टाइम प्रजनन दर कितनी थी? 6.18 थी, मतलब काफी ज्यादा थी। फिर सरकार ने क्या नारा दिया? हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, मतलब प्रजनन दर दो तो होनी चाहिए। मतलब भारत की प्रजनन दर 2.1 होना बहुत जरूरी है। अभी कितनी है? 1.9 है। अगर इसी तरह चलता रहा तो भारत की प्रजनन दर 2100, मतलब अभी 2000 चल रहा है, सन 2000 वाली लाइन चल रहा है, जब 2100 वाली लाइन चलेगी तो उस टाइम भारत की प्रजनन दर 1.04 हो जाएगी, वो की जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। इसका मतलब भारत में बुढ़ापा बढ़ता जा रहा है, बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो युवा लोग है, बच्चे हैं, वो जनरेशन कम होती जा रही है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे जब कोरोना आया था उस टाइम क्या हुआ था? कोरोना के टाइम क्या भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ी थी, सब देशों की बड़ी, बस जनसंख्या विस्फोट हुआ था, दिन दोगुनी रात चौगुनी जनसंख्या बढ़ी थी। तो अब सोच रहे होंगे कि सर हम ये दिन आपको देखने को नहीं देंगे, इतनी माड़ी हालत नहीं होने देंगे देश की, आप हमें मौका तो दो। कुछ लोग सोच रहे होंगे आप 2.1 क्या हम 3.1 कर देंगे, भारत की प्रजनन दर को बढ़ा देंगे, कुछ ऐसे भी सोच रहे होंगे। ठीक है, बट हमें क्या है कि भारत की प्रजनन दर 2.1 तो कम से कम होनी चाहिए। अभी क्या 1.9 है, और 2100 आया, अगर इसी तरह चलता रहा सन 2100 तक तो 1.04 हो जाएगी। विश्व में सबसे कम प्रजनन दर किसकी है? सबसे कम किसकी है? कितनी ही? 0.72, मतलब ये कौन सा देश है बेटा? दक्षिण कोरिया की सबसे कम है। मतलब ये देश आने वाले टाइम में क्या है? धीरे धीरे धरती से गायब हो सकता है। ये देश धीरे धीरे धरती से गायब हो सकता है, क्योंकि इसमें बुढ़ापा बढ़ता जा रहा है, बूढ़े लोग बढ़ते जा रहे हैं और लोग बच्चे ही पैदा नहीं कर रहे हैं। मतलब एक लोग है ना, एक जोड़ा एक बच्चा ही पैदा नहीं कर रहा। अब इसका कारण क्या है? मेन बच्चे पैदा नहीं करने का मेन कारण क्या है वो भी देखो। सबसे पहले क्या है? उच्च शिक्षा। हम लोग क्या है भाई? ज्यादा पढ़ लिए। हम लोग क्या है भाई साहब? ज्यादा पढ़ लिए तो क्या है? हम लोग शादी नहीं करना चाहती। ठीक है, दूसरी बेरोजगारी, लोगों की नौकरी लग नहीं रही। ठीक है, तो शादी हो नहीं रही, बेरोजगारी बढ़ रही है। तीसरी क्या है? लोगों का जो लाइफस्टाइल है
वो भी चेंज हो रहा है। एक है बांझपन, बांझपन का भी कारण है, ठीक है। लेट शादी, ठीक है। दूसरी क्या है, क्या लेट शादी कर रहे हैं, लेट शादी कर रहे हैं, उसका भी एक कारण है। इस तरह की कुछ चीजें हैं जो मतलब क्या है, लिंगानुपात का भी बहुत सारा बड़ा कारण है। सबसे ज्यादा क्या है, उच्च शिक्षा, बेरोजगारी, बांझपन, ये सब चीजें बढ़ रही है और लोग शादी करना नहीं चाह रहे, तो इसलिए क्या है, प्रजनन दर घट रही है। तो भारत की क्या है 1.9, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। 1.C अभी 1.9 है। अब थोड़ा इसके बारे में देखें। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज 2021 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर 1950 में कितनी थी, 6.18 थी। अब घटकर कितनी हो गई, 2021 का डेटा आया 1.9 तक पहुंच गई। और वर्तमान दर प्रजनन हमें कितना प्रस्तापित करना है, 2.1 से भी नीचे नहीं होनी चाहिए, 2.1 तो हमें लेके ही चलनी है। जनसंख्या स्थिर रखने के लिए क्या 2.1 बेटा आवश्यक है, मतलब हम दो हमारे दो करने के लिए क्या है 2.1 आवश्यक है। यह प्रवृत्ति जारी रही तो विशेषज्ञों का मानना है 2050 तक क्या है हम कितनी हो जाएंगी, 1.3 हो जाएगी। और 2100 तक क्या है ये 1.04 हो जाएगी, जो कि प्रति महिला लगभग एक बच्चे के बराबर है। मतलब लगभग एक बच्चे के बराबर एक जोड़ा है या एक दंपति जोड़ा है, वो क्या एक बच्चा ही पैदा करेगी अगर इसी तरह चलता रहा। तो क्या धीरे धीरे देखो प्रजनन दर की ग्राफ क्या घटती ही जा रही, इस तरह घट रही है। तो मुझे आप पे पूरा उम्मीद है आप ये दिन देखने नहीं दोगे और जल्द ही लेवल बराबर कर दोगे। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में विश्व कुष्ठ दिवस 2025 कब मनाया जाता है। तो विश्व कुष्ठ दिवस कब आता है बेटा, विश्व कुष्ठ दिवस की बात करें, विश्व कुष्ठ दिवस की बात करें, ये कब आता है, ये आता है जनवरी माह का जनवरी माह का अंतिम रविवार को। जनवरी माह का क्या है, अंतिम रविवार होता है, उसको क्या होता है, जनवरी माह का हर साल जनवरी माह के अंतिम रविवार को क्या आता है बेटा, कुष्ठ दिवस आता है, ठीक है। ये क्या है, अब की बार थीम क्या थी इसकी, थी एक एकजुट हो, एकजुट हो अनुमूलन करे, अनुमूलन करे, एकजुट हो अनुमूलन करे, मतलब एकजुट होके कुष्ठ रोग को दूर करे, ये इसकी थीम थी। ये क्या है, एक जीवाणु जनित रोग है बेटा, क्या है, जीवाणु जनित रोग, क्या है, जीवाणु जनित रोग है। तो कुष्ठ दिवस कब आता है, हर साल 26 फरवरी को क्या है कुष्ठ दिवस। और इस 26 फरवरी को क्या है हमारा जनवरी महीने का लास्ट संडे था, तो 26 फरवरी को क्या आया, कुष्ठ दिवस आया। 25 जनवरी को क्या आता है, मतदाता दिवस या मतदान दिवस की बात कर सकते हैं। 24 जनवरी को बालिका दिवस आता है, बालिका राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है। और 23 जनवरी को क्या आता है, पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है 23 जनवरी को। तो ये भी आपको याद रखना है, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 25 जनवरी को मतदाता दिवस, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होता है। और महीने की अब की बार लास्ट संडे था 26 जनवरी को, तो इस दिन क्या था, कुष्ठ दिवस था, ठीक है। क्या ये किसको प्रभावित करता है, तो ये प्रभावित किसको करता है, शरीर में प्रभावित किसको करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र वह त्वचा को प्रभावित करता है, किसको बेटा, त्वचा को, स्किन को, त्वचा को प्रभावित करता है, ठीक है। किसको प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र और त्वचा, हमारी स्किन को ये प्रभावित करता है। विश्व कुष्ठ दिवस हर साल जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। 2025 में यह दिन 26 जनवरी के दिन पड़ा था। कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने, इस बीमारी से प्रभावित लोगों के अधिकारों और कल्याणों के समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। मतलब इसके प्रति आपको जागरूक किया जाए, इस रोग को कैसे रोका जाए, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या इसके जो एडवांटेज तो कुछ होंगे नहीं, मतलब डिसएडवांटेज क्या क्या है, मतलब अपने किस तरह शरीर को प्रभावित करेगा, इसलिए इन सब चीजों की जागरूकता बढ़ाने के लिए ये सेलिब्रेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पहला महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता था। तो पहला महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता बेटा, महिला हॉकी लीग, महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है, तो किसने जीता है ये खिताब, किसने जीता रे,
ओडिशा ने, किसने जीता है? ओडिशा, ओडिशा वॉरियर्स, ओडिशा वॉरियर्स, ठीक है। आयोजन कहां पे हुआ था? इसका आयोजन देखो, आयोजन कहां पे हुआ था? आयोजन कहां पे हुआ था? आयोजन कहां पे हुआ? रांची झारखंड में, रांची झारखंड में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। रांची झारखंड में इसका आयोजन हुआ था। अब देखो, ठीक है, उड़ीसा ने महिला का जीता है। उसके बाद मैं बात करूं, उसके बाद मैं बात करूं जो पेरिस ओलंपिक था, पेरिस ओलंपिक था, पेरिस ओलंपिक, ओलंपिक 2024 वाला, इसमें भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता था? तो पेरिस ओलंपिक हॉकी के अंदर हॉकी भारतीय टीम ने क्या कांस्य जीता था? किस कांस्य? और हराया किसको था? हराया किसको था? हराया किसको था? भारत ने स्पेन को हराया था। किसको बेटा? स्पेन को। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक चीज और लिखो रे आप, एक चीज क्या लिखोगे? एक चीज और लिखो, भारतीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष, भारतीय हॉकी, हॉकी महासंघ, महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष की मैं बात करूं तो दलीप, कौन है बेटा? दलीप ट्रिक्की, दलीप टिर्की, दलीप ट्रिक्की इसके अध्यक्ष है। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। ये चीज भी आपको याद रखनी है। साथ के साथ ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखो आपके लिए एक ही क्वेश्चन में कितनी चीजें आई। महिला में उड़ीसा ने जीता है। कहां पे आयोजन? रांची झारखंड में हुआ। पेरिस के अंदर भारत ने स्पेन को हराया। कांस्य पदक जीता है। इसकी स्थापना कब हुई? 1924 में हुई। इसके अध्यक्ष कौन है? दिलीप ट्रिक्की है। और उप विजेता कौन रही है? सूरमा हॉकी क्लब क्या है? उप विजेता है। ये क्या है बेटा? उप विजेता है। ये क्या है? ये क्या है? उप विजेता रहा है। कौन है? सूरमा क्लब, ठीक है। सूरमा विजेता क्लब क्या है? उप विजेता रहा है। जीता कौन है? ओडिशा जीता, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट होने वाला है। हाल ही में ओडिशा वॉरियर्स ने पहला महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीता है। इस ऐतिहासिक जीत में भारतीय महिला हॉकी के विकास को एक नई दिशा मिली है। टूर्नामेंट में ओडिशा वॉरियर्स ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जो न केवल टीम के कौशल को दर्शाता है बल्कि भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रतिस्पर्धा को भी उजागर करता है। तो ये हमारी वो महिलाएं हैं जो शेरनियां हैं देश की, जिन्होंने पहला हॉकी इंडियंस लीग जीत ली है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की। हाल ही में यूरोड्रोन कार्यक्रम का प्रवेशक के रूप में किसे शामिल किया गया है? कौन सा कार्यक्रम बेटा? यूरोड्रोन, ठीक है। तो यूरोड्रोन कार्यक्रम, यूरोड्रोन कार्यक्रम कहां पे आयोजित किया जा रहा है? तो कार्यक्रम कहां पे हो रहा है? ये यूरोप में। कहां पे बेटा? यूरोप में। जो यूरोपियन देश है वहां पे किया जा रहा है। अब एक आ रहा है प्रवेशक। प्रवेशक का मतलब क्या होता है? सुपरवाइजर। प्रवेशक का मतलब क्या होता है? सुपरवाइजर। मतलब आपको वहां क्या करना है? मतलब वहां आपको देखना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है वहां जाके। तो ये यूरोड्रोन कार्यक्रम यूरोप में हो रहा है, जो यूरोपीय देशों द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो भारत ने इसमें भाग लिया है। इसलिए भाग लिया कि भारत अपने जो सैन्य संबंध है, जो अपने सैन्य संबंध है इन यूरोप के देशों के साथ मजबूत करने के लिए इसमें भारत को एज ए प्रवेशक या एज ए सुपरवाइजर इनवाइट किया गया है, ठीक है। मतलब भारत इसका सदस्य नहीं है, इस कार्यक्रम का सदस्य नहीं है। भारत को एज ए सुपरवाइजर या प्रवेशक के रूप में बुलाया गया। तो कौन है बेटा? भारत है। कौन है? भारत है। याद रखना कौन है? भारत। इसका क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर होने वाला। सदस्य नहीं, प्रवेशक के रूप में। मतलब आप वहां जा सकते हो, देख सकते हो, भाग रख सकते हो, अपने ओपिनियन दे सकते हो, आप उनके सदस्य नहीं हो, ठीक है। तो यूरोड्रोन कार्यक्रम में यूरोप में आयोजित किया जा रहा है। भारत आधिकारिक तौर पर एक प्रवेशक के रूप में यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल हो गया है। यूरोप के साथ अपने रक्षा सहयोग को महत्वपूर्ण कदम देने के लिए, मतलब जो सैन्य डिफेंस है उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए भारत वहां पे शामिल हुआ है। घोषणा संयुक्त आयुध सहयोग संगठन द्वारा की गई है। यह प्रयास यूरोपीय देशों के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ाना और मजबूत और उसकी मित्रता को क्या भारत के लिए ये दर्शाता है। मतलब भारत अपने सैन्य संबंध उनके साथ किस तरह मजबूत करेगा, इस कार्यक्रम में शामिल होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में चिनार के पेड़ों को जियो टैग देने की प्रक्रिया कहां पे शुरू हो गई है? तो जो चिनार के पेड़ है बेटा, ये कहां पे है? जो चिनार के पेड़ है इनको डिजिटल भी किया जा रहा है। चिनार के पेड़, तो ये कहां है? जम्मू कश्मीर में है। कहां पे है? जम्मू कश्मीर में है। और इनको क्या है? डिजिटल भी किया जा रहा है। इन पेड़ों को क्या है?
डिजिटल डिजिटल भी कर रहे हैं। डिजिटल का मतलब क्या है, इन पे एक बार कोड प्लेट लगा रहे हैं, क्यू आर बार कोड लग रहा है, क्यू आर बार कोड लगाए जा रहे हैं। इसमें क्या है, इस पेड़ का जीवन काल कितना है, इस पेड़ की ऊंचाई क्या है, अगर जो उस क्यू आर कोड को आप स्कैन करोगे, उसका जीवन काल, ऊंचाई, उसका पता, मतलब वो कौन सी लोकेशन पे लगा है, ये सारी चीजें आपको उस क्यू आर कोड में मिल जाएगी। मतलब सरकार सोच रही है जो चिनार के पेड़ है जम्मू कश्मीर में, इनको बचाया जाए, इनका संरक्षण किया जाए, उनको डिजिटलाइजेशन किया जाए कि हमारे यहाँ कितने पेड़ है, कौन सा पेड़ कहाँ पे है, उसका जीवन काल कितना है, उसकी किस्म कौन सी है, उसकी ऊंचाई क्या है, उन सब के बारे में अगर आप फोन से क्यू आर कोड स्कैन करोगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो कहां पे हो रहा है, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब जियो टैग क्यों मिल रहा है, जीआई टैग क्यों मिल रहा है, जो जीआई टैग है, तो भारत का लक्ष्य क्या है, जो जीआई टैग लेने हैं, कितने लेने हैं बेटा, 2030 तक हमें कितने जीआई टैग लेने हैं, 10,000 जीआई टैग लेने। कब तक, 2030 तक भारत का लक्ष्य क्या है, 2030 तक भारत क्या 10,000 जीआई टैग लेना चाहता है। तो इसलिए क्या है, इसको इनको भी जीआई टैग देने का कार्यक्रम है या काम शुरू कर दिया है। किसके, चिनार को, पेड़ों को ध्यान रखना बेटा, चिनार के पेड़ है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट। तो ये इस तरह के होते हैं चिनार के पेड़, बहुत ही खूबसूरत और शानदार पेड़ होते हैं। आप इनके बारे में थोड़ा देख सकते हो, रिसर्च भी कर सकते हो। जम्मू कश्मीर में चिनार के पेड़ों को संरक्षित करने, उनकी बेहतर निगरानी के लिए जियो टैगिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है। जियो टैगिंग की, किसकी बेटा, जियो टैगिंग की प्रक्रिया, जियो टैगिंग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, ठीक है। चिनार के पेड़ जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर माने जाते हैं। हालांकि बढ़ते हुए शहरीकरण, वनों की कटाई और अन्य पर्यावरण खतरों के कारण इन पेड़ों की संख्या में तेजी से कमी आई है। अब शहरीकरण तो हो रहा है, तो इसके कारण क्या है, जो पेड़ बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं, तो इनकी भी कमी हो रही है। तो इसलिए इनका डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इनका क्या है कि डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, इन पे क्यूआर कोड लगाए जा रहे हैं, इससे पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने हैं और किस तरह के, उनके बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, यूनेस्को के रामसर सम्मेलन में इंदौर और उदयपुर को किस शहर के दर्जे के रूप में सम्मानित किया गया है। तो यूनेस्को का क्या है बेटा, एक रामसर सम्मेलन हुआ था, ठीक है। यूनेस्को का क्या है, यूनेस्को का क्या है, रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन कौन सा बेटा, रामसर सम्मेलन के अंदर दो देश है हमारे भारत के, कौन कौन से हैं, दो देश है, इंदौर और उदयपुर को कौन सी सिटी के अंदर शामिल किया गया है, तो वेटलैंड सिटी के अंदर, ठीक है। भारत की क्या है, वेटलैंड सिटी के घोषणा की गई, वेटलैंड सिटी। और वो कौन कौन सी है, एक तो है बेटा इंदौर, जो कि एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर क्या, इंदौर। और राजस्थान के उदयपुर, जो झीलों की नगरी है उदयपुर, जो राजस्थान में है, इन दो को शामिल किया गया है। इसमें क्या है कि बहुत सारे देश शामिल किए गए, तो सबसे ज्यादा किसके है, सबसे ज्यादा किसके है बेटा, सबसे ज्यादा किसके है, सबसे ज्यादा चीन के देश शामिल हुए। सबसे ज्यादा क्या, चीन के, और हमारे क्या सिर्फ 2 ही देश शामिल हुए इस कार्यक्रम में, ठीक है। किसमें, वेटलैंड सिटी के अंदर शामिल किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अब थोड़ी इसके बारे में जानकारी देखते हैं, वेटलैंड। तो रामसर साइट कन्वेंशन कब हुआ था, रामसर साइट कन्वेंशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को हुआ था। 2 फरवरी 1971 को रामसर साइट कन्वेंशन हुआ था। कहां पे बेटा, ईरान में। कहां पे, ईरान में हुआ था। कहां पे हुआ था, ईरान में ये कन्वेंशन हुआ था। तो वहां पे कौन सा कन्वेंशन हुआ, रामसर साइट। उसमें क्या है, अब देखो भारत में रामसर साइट कितनी है, भारत में रामसर साइट की मैं बात करूं, भारत में रामसर साइट कितनी है, भारत के अंदर भारत में रामसर साइट कितनी है, रामसर वेटलैंड साइट कितनी है, 85 है। कितनी, 85। सबसे ज्यादा कहां है भारत में, सबसे ज्यादा क्या है, यहाँ पे है, सबसे ज्यादा कहां है, तमिलनाडु में। कहां पे है, ये भी याद रखना, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कहां पे है, तमिलनाडु के अंदर रामसर साइट है। और भारत के अंदर यूनेस्को साइट कितनी है, कहां पे, यूनेस्को धरोहर
यूनेस्को साइट कितनी है भारत में? कौन कितनी बेटा? यूनेस्को साइट की बात करूं, यूनेस्को साइट भारत में कितनी है? देखो रे, यूनेस्को साइट कितनी है भारत में? यूनेस्को साइट कितनी है भारत के अंदर? तो कितनी है? 43 है। कितनी है? 43। 35 प्लस 7 प्लस 1 मतलब प्राकृतिक, कल्चरल और नेचुरल। ठीक है, 35 7 1 है। और 43वीं जो न्यू वाली कौन सी है? वो कौन सी है? मोइदम। कौन सी है बेटा? मोइदम। कौन सी है? मोइदम है, जो कि असम के अंदर है। मोइदम है जो कि असम में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मोइदम जो कि कहां पे? असम के अंदर। ठीक है, मोइदम असम के अंदर है। तो किन दो शहरों को शामिल किया गया है वेटलैंड सिटी में? इंदौर और उदयपुर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलेगा। बेसिक जानकारी मैंने आपको सब बता दी। यूनेस्को रामसर सम्मेलन के तहत इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी का अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिया गया है, जो अब दुनिया के 31 वेटलैंड सिटी में शामिल है। इंदौर जल निकायों के संरक्षण और उदयपुर स्वस्थ जल इंदौर किस लिए? जल निकाय और स्वच्छता के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शामिल हुआ है, जबकि उदयपुर अपनी झीलों और पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों को पुनर्जीवित करने के लिए शामिल हुआ है। इंदौर को स्वच्छता के लिए और जल निकाय संरक्षण के लिए शामिल किया गया है, और उदयपुर को पारंपरिक झीलें हो गई और आधुनिक तकनीकों को पुनर्जीवित करने के लिए शामिल हुआ है। 2015 में शुरू हुई वेटलैंड सिटी प्रोग्राम का उद्देश्य है अर्ध भूमियों और जल संसाधनों के संरक्षण से प्रयासत शहरों को सम्मानित करना है। 2015 में यह शुरू हुई थी। ये हमारा उदयपुर झीलों की नगरी है। ठीक है, जो भारत को एक वैश्विक पहचान दिलाता है। और सबसे ज्यादा जितने भी हॉलीवुड या बॉलीवुड के मैं एक्ट्रेस की बात करूं या बड़े लोगों की बात करूं, जो अंबानी खानदान के लोग ज्यादातर क्या यहाँ पे अपनी शादी वगैरह करने आते हैं उदयपुर के अंदर। ये बहुत बड़े रिसोर्ट या होटल वगैरह बने हुए हैं जिलों में। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस भारत का नाम माउंट एवरेस्ट और माउंट व्होत्से पर चढ़ाई करने के लिए लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो भारत के कौन है वो जिनका नाम किस में आया है? लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड में आया है। लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। तो वो कौन भारतीय है जिनका नाम ये दर्ज किया गया? तो वो कौन सा है बेटा? हरियाणा के रहने वाले हैं। कौन है? राकेश कादियान। राकेश कादियान, जिनका संबंध कहां से है? हरियाणा से। जिनका संबंध कहां से है? हरियाणा से। हरियाणा से इनका संबंध है। कादियान हरियाणा से संबंध है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अब देखते हैं इनके बारे में। हरियाणा के नून जिले के जेल विभाग में क्या है? जेल विभाग में कार्यरत एक कर्मी है। ठीक है, कादियान ने 2 दिन में माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से की चढ़ाई कर लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय एथलीट्स में कादियान ने अब तक 42 गोल्ड और 30 सिल्वर मेडल भी जीते हैं। राष्ट्रीय और इंटरनेशनल लेवल के लिए, स्टेट लेवल के लिए इन्होंने अभी तक 40 गोल्ड और 30 क्या सिल्वर मेडल जीते हैं, जिसे 2024 में हरियाणा मास्टर एथलेटिक्स में 2 गोल्ड शामिल है। पर्वतारोहण में इन्होंने माउंट किलिमंजारो जो कि 15 घंटे और 53 मिनट में कंप्लीट किया। माउंट किलिमंजारो पे ये 15 घंटे और 53 मिनट में चढ़े। और माउंट नुन, माउंट स्तोफत और माउंट कांग जैसे पर्वत है, इन पे भी इन्होंने चढ़ाई कर रखी है। तो राकेश कादियान ने क्या है? अपना नाम, अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। किसमें? लंदन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा एक शांति वीरता पुरस्कार नहीं है? तो अब शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कौन कौन से हैं वो देखते हैं। वीरता पुरस्कार होता क्या है? तो शांतिकालीन वीरता पुरस्कार में कौन कौन सा आता है हमारा? एक तो बेटा कीर्ति चक्र आता है। क्या आता है? एक तो कीर्ति चक्र आता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या आता है? अशोक चक्र आता है। क्या आता है? अशोक चक्र आता है। क्या आता है? अशोक चक्र आता है। ठीक है, अशोक चक्र आता है। ठीक है, चौथा क्या, तीसरा क्या आता है? शौर्य चक्र आता है। क्या आता है? शौर्य चक्र। ठीक है, ये क्या है? जैसे परमवीर चक्र हो गया, परमवीर चक्र, ये क्या है? ये जो हमारे जो सैनिक होते हैं,
जो मतलब युद्ध के अंदर अपने प्राणों की आहुति देते हैं, निछावर कर देते हैं, या युद्ध के अंदर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, या सेना के अंदर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, कहीं शहीद हो जाते हैं मुठभेड़ के अंदर, तो उनके ये अवार्ड दिए जाते हैं। कीर्ति चक्र है, अशोक चक्र है, शौर्य चक्र है, परमवीर चक्र है। तो ये क्या है बेटा, शांतिकालीन अवार्ड है जो उनको मरणोपरांत दिए जाते हैं, या उनको जीवित होते हुए भी दिए जा सकते हैं, जो अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं सेना के अंदर, युद्ध क्षेत्र के अंदर, ठीक है, देश के लिए करते। तो ये कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र और परमवीर चक्र उनको दिया जाता है। तो ये क्या है, शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। तो अब आपसे पूछा इनमें कौन सा नहीं है शांतिकालीन वीरता पुरस्कार, तो बेटा वो वीर चक्र नहीं है। कौन सा, वीर चक्र शांतिकालीन पुरस्कार नहीं है। गणतंत्र दिवस 2015 पर राष्ट्रपति ने 2 कीर्ति चक्र दिए थे मरणोपरांत, 14 शौर्य चक्र, इसमें 3 को मरणोपरांत मिला, 66 को सेना मंडल, 7 को मरणोपरांत था, फिर 2 को नौ सेना मंडल, 8 को वायु सेना मंडल और सहित उस तरह के कई वीरता पुरस्कार दिए थे, ठीक है। वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दिए, 30 परम विशिष्ट सेवा मंडल और 5 उत्तम युद्ध सेवा मंडल और 57 अति विशिष्ट सेवा मंडल जैसे अन्य सम्मान भी प्रदान किए गए हैं। तो आपको पता है 26 जनवरी के आसपास है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री ये भी दिए गए थे, और सेना से संबंधित ये भी अवार्ड दिए गए थे, इसलिए चर्चा में आ गया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक में ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन रिपोर्ट में कितने देश जुड़े हैं? तो WEF जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है बेटा, कौन सी बेटा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कितने देश जुड़ गए? ये कहां पे आयोजित हो रही है? ये दावोस में आयोजित हो रही है। कहां पे आयोजन हो रहा है इसका? दावोस, स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें कितने देश जुड़ गए हैं? तो इसमें 7 देश जुड़ गए। कितने? 7। इनका मतलब क्या है, ये किस लिए जुड़े हैं? ये जो प्लास्टिक एक्शन रिपोर्ट है, मतलब ग्लोबल जो प्लास्टिक है उसका निवारण किस तरह किया जाए, ठीक है, किसके लिए जुड़े हैं? ये किस लिए जुड़े हैं? ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन, ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप के लिए ये जोड़े गए। मतलब भविष्य के अंदर जो प्लास्टिक का खतरा बढ़ रहा है, जो कचरा बढ़ रहा है पृथ्वी पे, उसका निवारण कैसे किया जाए, उसको रिसाइकिल कैसे किया जाए, इसको रीयूज कैसे किया जाए, इससे कैसे निपटा जाए। तो इसलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जिसको दावोस में इसका आयोजन चल रहा है। हमारे भारत की तरफ से भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी वहां पे गए हुए हैं। मैंने पूरी डिटेल से आपको करा रखा है पिछली क्लासों में, ये उसमें भाग लिया है। तो दावोस में चल रहा है और 7 नए देश क्या इसमें शामिल हो चुके हैं। कितने? 7। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो वो कौन कौन से वो 7 देश है वो भी देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 की बैठक में 7 नए देश है। कौन से हैं? अंगोला है, बांग्लादेश है, गेबोन है, ग्वाटेमाला है, केन्या है, सेनेगल है और तंजानिया शामिल हुए हैं, जो कि ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप में से जुड़े हैं। किससे? ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप से जुड़े हैं, जिसे कुल देश कितने हो गए? 25 देश हो गए। इन 7 के जुड़ने के बाद टोटल कितने? 25 देश हो चुके हैं। इनका क्या है? जो प्लास्टिक कचरे को कम करना है, टिकाऊ सामग्रियों को बढ़ावा देना है और रिसाइकलिंग सिस्टम को मजबूत करना है। जो प्लास्टिक कचरा बढ़ता जा रहा है पृथ्वी पे, उसको कम कैसे करना है, जो टिकाऊ चीजें हैं उनको यूज में करना है और रिसाइकलिंग सिस्टम को बढ़ावा देना, इसका रिसाइकल यूज कैसे किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल ज्योग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल ज्योग्राफी दिवस की बात करूं तो हर साल 27 जनवरी को क्या है? नेशनल ज्योग्राफी दिवस मनाया जाता है। पर 24 को क्या होता है हमारा? 24 का क्या होता है? 26 जनवरी होता है। और 14 फरवरी आने वाला है, आप सबको पता है, आपका फेवरेट डे आ रहा है 14 फरवरी, तो वो आप सबको पता है। तो नेशनल ज्योग्राफी दिवस कब आता है? 27 जनवरी को। नेशनल ज्योग्राफी दिवस हर साल क्या है बेटा? 27 जनवरी को आता है। कब आता है? 27 जनवरी को आता है। इसमें क्या होता है? 27 जनवरी को आता है तो क्या होता है? 27 जनवरी को आता है तो 27 जनवरी को नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी की स्थापना 27 जनवरी 1888 में हुई थी। इसके उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। सोसाइटी भूगोल, विज्ञान, अन्वेषण को, ज्ञान को बढ़ावा देना, मतलब साइंस को, सोसाइटी के ज्योग्राफी को, सोसाइटी का भूगोल है, इसको बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है। दुनिया में सबसे बड़े गैर लाभकारी संगठनों में से यह एक संगठन है और जिसका अनुसंधान और अभियानों के लिए क्या प्रसिद्ध है, जो कि ज्योग्राफी के लिए काम करता है, भूगोल के लिए।
और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किस मंदिरों को विदेशी अंशदान मतलब विनिमय को अधिनियम FCR के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया है, जिसके तहत उसे विदेशी धनराशि प्राप्त करने की अनुमति मिली है। तो गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है, अप्रूवल दे दिया है कि आप विदेशों से मतलब फॉरेन से भी आप अंशदान ले सकते हो, मतलब डोनेशन ले सकते हो। उनको एक ट्रस्ट को या एक मंदिर को मंजूरी प्रदान कर दी। तो वो मंदिर कौन सा है? हमारा वृंदावन स्थित भांके बिहारी मंदिर है। इसको मंजूरी मिल चुकी है, इनको लाइसेंस मिल चुका है कि आपको विदेशी फंडिंग भी मिल सकती है, आप विदेश से भी चंदा या डोनेशन ले सकते हो। मंदिर कौन सा है? वृंदावन स्थित भांके बिहारी मंदिर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वृंदावन के भांके बिहारी मंदिर को FCAR लाइसेंस दे दी है, जिससे यह विदेशी धन स्वीकार करने योग्य हो गया। इनमें क्या है, पहले एक अदालती हस्तक्षेप चल रहा था, मतलब इनका मामला चल रहा था कोर्ट में, तो अब खारिज हो चुका है और समिति एक कमेटी बनाई गई है और वहां से इनको लाइसेंस मिल चुका है। और उसके बाद ये मंदिर लाइसेंस धारण लेने के बाद अपना क्या है, सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन में क्या है, ये विदेशों से भी क्या धन जुटा सकते हैं और वहां से समर्थन ले सकते हैं। तो ये हमारे आज के 11 MCQ थे। अब डिस्कस करेंगे 10 वन लाइनर। 48वें अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहां पे हो रहा है? तो कोलकाता के साल्ट लेक सिटी में 48वां अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन हो रहा है। अभी हाल ही में स्काइडो होस्ट बॉर्डर पेमेंट एग्रीमेंट के रूप में स्वीकृति किसके द्वारा मिल दी है? तो RBI ने इसको स्वीकृति दे दी है। बिम्स्टेक का अस्तित्व कब में आया? तो बिम्स्टेक की गठन कब हुई? 1997 में इसकी गठन हुआ था। माइकल मार्टिन हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ये किस राजनीतिक दल से है? तो फियाना फेल राजनीतिक दल है। कौन सी? फियाना फेल। आपको याद रखना है कि आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? वो कौन बने हैं? माइकल मार्टिन बने हैं। नीति आयोग के CEO कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO है। उपाध्यक्ष क्या? सुमन बेरी। अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद होते हैं। भारत का पहला कौन सा राज्य से शराब की बिक्री पे पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है? तो वो गुजरात राज्य है। और मध्य प्रदेश ने धार्मिक सिटियों में क्या प्रतिबंध लगा दिया। अभी हाल ही में भारतीय राजदूत जितेंद्र पाल को किस देश के नए राजदूत नियुक्त किया गया? तो जितेंद्र पाल को इजराइल के नए राजदूत नियुक्त किया गया है। पहली एशियाई बैडमिंटन मिश्रित टीम चैंपियनशिप कब आयोजित की जाएगी? तो 2017 में आयोजित की गई थी वियतनाम के अंदर पहली बैडमिंटन चैंपियनशिप। 18वीं लोकसभा में महिला सांसद कितनी है? तो 74 टोटल महिला सांसद है 18वीं लोकसभा में। भारतीय अंतरदेशीय जल मार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में किस शहर में नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है? तो वाराणसी के अंदर भारतीय अंतरदेशीय जल मार्ग प्राधिकरण ने अपना नया कार्यालय बना लिया। तो ये हमारे आज के 10 वन लाइनर थे। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? भारत की स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत है किस साल हुई थी? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। तो आज के हमारे यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर MCQ थे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे। कमेंट जरूर किया करो, जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका एक एक कमेंट, एक एक आपका लाइक हमें काफी मोटिवेट करता है। तो फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे लेवल क्वेश्चनों के साथ। अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जय हिंद, धन्यवाद।